I'm Abhishek Kumar Sharma. Today's topic is power factor improvement. What is power factor? Power factor क्या चीज होती है? पावर फैक्टर वो चीज होती है, वो फैक्टर जो ये बताता है कि हमें इनपुट पावर हमने इतनी दी और आउटपुट पावर हमें इतनी मिलेगी। पावर फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके द्वारा हम लॉसेज, एफिशिएंसी, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल जो भी है वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे पावर सिस्टम का जो डायग्राम है, ये जनरेटिंग स्टेशन और यहां से ये बस बार और ये ट्रांसमिशन लाइन और उस पर लोड कनेक्ट होता है। पावर फैक्टर इज द फैक्टर विच डिटरमाइन हाउ मच आउटपुट पावर वी गेट। There are different type of load. First is resistive load, second is inductive load, and third is capacitive load. लोड तीन तरह के होते हैं। पहला होता है तीन तरह के लोड होते हैं। पहला होता है रजिस्टिव लोड, जो बल्ब होते हैं, हीटर होते हैं, वो रजिस्टिव लोड की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे टाइप का लोड होता है इंडक्टिव लोड, जहां भी आपको बाइंडिंग और कॉइल दिखाई दे वो सब इंडक्टिव लोड होते हैं। जैसे पंखे के अंदर बाइंडिंग होती है तो वो इंडक्टिव लोड है। ट्यूबलाइट जिसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता है और जिसके अंदर चोक होती है वो भी इंडक्टिव लोड की कैटेगरी में आती है। घरों में पानी की मोटर, डीसी मोटर, एसी मोटर, जो भी मोटरें होती हैं जिनके अंदर बाइंडिंग होती है वो सब इंडक्टिव लोड की कैटेगरी में आती है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे 90% जो लोड होते हैं वो हमारे इंडक्टिव लोड की कैटेगरी में ही आते हैं। समझते हो इस बात को कि जो 90% लोड होते हैं वो हमारे इंडक्टिव लोड की कैटेगरी में आते हैं। और इंडक्टिव लोड ही पावर फैक्टर को लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पावर फैक्टर जो लो होता है वो इंडक्टेंस की वजह से होता है और इंडक्टिव लोड ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो पावर फैक्टर को लो कर दे। 90% लोड हमारे इंडक्टिव लोड होते हैं। देखो रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती है। इसके अंदर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। जो प्योर इंडक्टेंस होता है उसमें करंट अपनी वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। लैग मतलब पीछे जाती है। इंडक्टेंस में वोल्टेज आगे और करंट हमारी 90 डिग्री लैग करती है। लेकिन जहां प्योर इंडक्टेंस है, लेकिन प्योर इंडक्टेंस नहीं होता क्योंकि वायर का ही बना होता है। वायर का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और इस रेजिस्टेंस की वजह से करंट लिए गई और इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से आया और हम इस करंट को मानते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इंडक्टेंस में करंट अपनी वोल्टेज से लैग करती है, पीछे जाती है। अब वो कितना पीछे जाती है, वो एक एंगल पीछे जाती है। वो एंगल कितना होता है, वो समथिंग हम ये एंगल मान लेते हैं बी और ये I। तो करंट वोल्टेज से इतने एंगल पीछे होती है। कैपेसिटेंस में करंट लीड करती है, करंट आगे रहती है वोल्टेज से। अब इंडक्टिव लोड की बात करते हैं। हमने बात की इंडक्टिव लोड की क्योंकि 90% लोड हमारे इंडक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। तो इंडक्टिव लोड के अंदर हम इस तरीके से शो करते हैं, ये वोल्टेज और ये करंट। इस करंट का एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो रेजिस्टिव लोड एक तरह से मान सकते हैं और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है तो IL। तो IR इज इक्वल टू I cos phi और IL इज इक्वल टू I sin phi। तो करंट का एक कंपोनेंट जो वोल्टेज की फेज में ही है और करंट का दूसरा कंपोनेंट जो वोल्टेज की से 90 डिग्री पीछे है। तो पावर भी दो तरह से हो जाएगी। इस वाले फेज में जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी P बराबर VI cos phi और
इसमें पावर हो जाएगी Q बराबर BI साइन फाई, और इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, वो कहलाएगी S इजिकल टू BI, S इजिकल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब P इजिकल टू BI cos phi इज कॉल्ड एक्टिव पावर, Q इजिकल टू BI sin phi इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर, and S is equal to VI is called apparent power, the total power. Total power which is resultant of active power and reactive power. Active power और reactive power इन दोनों का मेजर सम होकर जो आएगी पावर, वो apparent power, total power जो है। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग जो होती है वो apparent power में होती है, केवीए में रेटिंग होती है। आपने देखा होगा जितने भी ट्रांसफॉर्मर होते हैं, कोई 25 केवीए का ट्रांसफॉर्मर होता है, कोई 65 केवीए का रहता है, 100 केवीए का, 150 केवीए का होता है। ट्रांसफॉर्मर जितने भी होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और पावर ट्रांसफॉर्मर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो 1000 केवीए से नीचे के रेंज के होते हैं, और पावर ट्रांसफॉर्मर जो ज्यादा रेटिंग वाले ट्रांसफॉर्मर होते हैं। सबकी रेटिंग हमारी केवीए में होती है। ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है, ये जो एक्टिव पावर है, पावर है, P इजिकल टू BI cos phi, ये होती है KW। और जो रिएक्टिव पावर होती है, Q इजिकल टू BI sin phi, ये होती है kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, एंड दिस इज किलोवाट। लोड जितने भी होते हैं और उनकी रेटिंग जो होती है वो किलोवाट में होती है, या मोटर होती है वो इसकी एचपी होती है हॉर्स पावर में, या लोड जितने भी होते हैं वो किलोवाट में होते हैं। और रिएक्टिव पावर लीडिंग और लैगिंग दो तरह की होती है। एक तो लीडिंग रिएक्टिव पावर होती है, एक लैगिंग रिएक्टिव पावर होती है। लीडिंग रिएक्टिव पावर लीडिंग करंट की वजह से होती है, और लैगिंग रिएक्टिव पावर लैगिंग करंट की वजह से होती है। तो लैगिंग रिएक्टिव पावर इंडक्टेंस देता है, और लीडिंग रिएक्टिव पावर कैपेसिटेंस देता है। तो एक कंसेप्ट जो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इंडक्टेंस मतलब इंडक्टेंस होता है सोर्स ऑफ लैगिंग VAR मतलब रिएक्टिव पावर, एंड सिंक ऑफ मतलब कंज्यूम करता है, सिंक का मतलब कंज्यूम करता है, सिंक ऑफ लीडिंग रिएक्टिव पावर। कैपेसिटर इसका जस्ट अपोजिट होता है। कैपेसिटर लीडिंग रिएक्टिव पावर का सोर्स होता है, लैगिंग रिएक्टिव पावर का सिंक होता है। कैपेसिटेंस सोर्स ऑफ लीडिंग एंड सिंक ऑफ लैगिंग। कैपेसिटर लीडिंग रिएक्टिव पावर का तो सोर्स होता है और लैगिंग रिएक्टिव पावर का सिंक होता है। लैगिंग को कंज्यूम करता है, लीडिंग को सप्लाई देता है। कैपेसिटर हमारा लीडिंग करंट देता है। पावर फैक्टर हमारा लो होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये V और ये I,
इसके बीच का एंगल है हमारा ये फाई एंगल। तो इसमें तो हो गया P बराबर बी आई कॉस फाई और इसमें Q बराबर बी आई साइन फाई। अब एज्यूम करिए P बराबर बी आई कॉस फाई और Q बराबर बी आई साइन फाई। अब एज्यूम करते हैं कि इस फाई बराबर 0, अगर फाई हमने 0 कर दिया तो P बराबर बी आई और Q बराबर 0। इस फाई की वैल्यू अगर हमने 90 डिग्री कर दी, अगर फाई की वैल्यू हमने 90 डिग्री कर दी, then P is equal to 0 and Q is equal to vi। अब देखो इससे हम ये देखते हैं कि अगर एंगल की वैल्यू हमने बढ़ाई 0 से 90 डिग्री तो एक्टिव पावर हमारी लो हो गई और रिएक्टिव पावर हमारी इंक्रीज हो गई। अगर एंगल को हम कम करते हैं 90 डिग्री से 0 डिग्री तो एक्टिव पावर बढ़ती है और रिएक्टिव पावर हमारी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस एंगल को हम जितना कम करते हैं, पावर फैक्टर एंगल को जितना कम किया जाएगा उतनी हमारी एक्टिव पावर बढ़ेगी। एक्टिव पावर हमारे काम की पावर होती है। जो शाफ्ट घूमता है वो एक्टिव पावर की वजह से घूमता है और जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन आते हैं वो रिएक्टिव पावर की वजह से आते हैं। पावर दोनों इंपॉर्टेंट होती है, एक्टिव पावर भी उतनी जरूरी होती है जितनी रिएक्टिव पावर जरूरी होती है, पर रिएक्टिव पावर आउटपुट नहीं देती। आउटपुट हमेशा एक्टिव पावर से मिलता है, पर रिएक्टिव पावर से वोल्टेज चेंज होते हैं, लॉसेज वगैरह जो भी होते हैं सब रिएक्टिव पावर की वजह से होते हैं। जो फ्रूटफुल आउटपुट मिलता है, जो बल्ब जलता है वो एक्टिव पावर से जलता है, ट्यूबलाइट जलेगी वो एक्टिव पावर से जलेगी, पंखा चलेगा पंखे का शाफ्ट घूमेगा वो एक्टिव पावर से घूमेगा। रिएक्टिव पावर से वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, रिएक्टिव पावर फ्रूटफुल आउटपुट नहीं दे पाती। तो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर और ये पावर फैक्टर वो फैक्टर है जो हमें ये बताता है कि हमारी कितनी आउटपुट पावर हमें मिल पाती है। अब पावर फैक्टर को इंप्रूव कैसे किया जाए? अगर मान लीजिए हमें इस एंगल को कम करना है, अगर हमें इस एंगल को कम करना है, इस एंगल को हम जितना कम करते हैं उतना हमारी पावर इंप्रूव होती है, पावर फैक्टर इंप्रूव होता है और आउटपुट पावर हमें मिलती है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसको हम ऐसे देखते हैं, ये KW P बराबर बी आई कॉस फाई मतलब KW होगी और ये हो गई Q बराबर बी आई साइन फाई मतलब KVAR और ये इन दोनों का रिजल्टेंट S इज इक्वल टू बी आई और ये एंगल, तो cos फाई इज इक्वल टू P अपॉन बी आई मतलब KW अपॉन KVA मतलब P बराबर बी आई कॉस फाई। KW है हमारी आउटपुट पावर, ये हमारी है आउटपुट पावर और KV अपनी है इनपुट पावर जो ट्रांसफार्मर हमें देता है। ट्रांसफार्मर जनरेटर इनकी रेटिंग हमेशा KVA में होती है। ट्रांसफार्मर और जनरेटर हमेशा KVA रेटिंग में रहते हैं जो हमें इनपुट पावर देते हैं और लोड हमेशा KW में होता है जो आउटपुट लेता है। लोड को जो पावर मिलती है वो आउटपुट पावर मिलती है। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो आउटपुट पावर हमें इनपुट पावर से जितनी मिलती है, एक तो कंडीशन ये है कि आउटपुट और इनपुट पावर बराबर है, एक तो कंडीशन ये है कि KW इज इक्वल टू KVA। पहली कंडीशन तो है KW इज इक्वल टू KVA। तो इसमें पावर फैक्टर मतलब P बराबर बी आई और cos फाई, तो P बराबर बी आई इंटू 1 cos फाई, तो फाई की वैल्यू होती है 0 डिग्री जिसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती है। तो ये ऐसा किसमें होता है? रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट सेम फेज में होती है। तो जो रेजिस्टिव लोड होते हैं वो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करते हैं, उनमें पावर फैक्टर यूनिटी रहता है।
उसमें कोई लॉसेज नहीं होते, जो इनपुट पावर देते हैं कोई भी वो एज इट इज आउटपुट पावर, क्योंकि रेजिस्टेंस ओम के नियम का फॉलो करता है, ओम का नियम है वो रेजिस्टेंस फॉलो करता है, और उसमें वोल्टेज और करंट में लीनियर रिलेशनशिप होती है, जितनी वोल्टेज उतनी करंट, और इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप। अब दूसरी कंडीशन आ गई KW लेस देन KVA, KVA ज्यादा है, इनपुट पावर हमारी ज्यादा है, तो पावर सोर्स से लोड की तरफ फ्लो होगी, जैसे सोर्स से ट्रांसफार्मर और लोड है हम, तो पावर सोर्स से लोड की तरफ फ्लो हो जाएगी, और KW की वैल्यू कम है और KVA की वैल्यू ज्यादा है। तो ये कंडीशन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है पावर फैक्टर की वो है 0.8 पावर फैक्टर, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो नॉर्मल अपना पावर फैक्टर रहता है 0.8 से यूनिटी तक वेरी करता है, कभी कभार यूनिटी भी हो जाता है, और पावर फैक्टर अगर लो होता जाता है 0.1 0.2 तक भी आ जाता है। घरों में तो क्या पावर फैक्टर, घरों में या फिर डोमेस्टिक के अलावा जो भी कॉमर्शियल लोड्स होते हैं ना, उनमें तो पावर फैक्टर की इतनी समस्या नहीं आती, थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएशन आता है। लेकिन जहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रियल लोड होते हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत हैवी मशीन्स होती हैं, हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, और जिनमें इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें पावर फैक्टर तो बहुत ज़्यादा लो होता है, वहाँ पावर फैक्टर को इंप्रूव करने की बहुत समस्या आती है। यहाँ तो फिर भी चलो ठीक है, मान लिया हमने कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आएगा, तो हमने कैपेसिटर बैंक लगा दिया। पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम लगाते हैं कैपेसिटर बैंक। एक कैपेसिटर तो मतलब कैपेसिटर, और कई सारे कैपेसिटर का ग्रुप, दैट इज कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक को हमें लगाने से क्या होता है, कैपेसिटर हमें लीडिंग करंट देता है, कैपेसिटर से हमें ये लीडिंग करंट देती है, लीडिंग मतलब लीडिंग रिएक्टिव पावर दे रहा है और लैगिंग को कंज्यूम कर रहा है, इंडक्टेंस लैगिंग दे रहा है और लीडिंग को कंज्यूम कर रहा है। तो कैपेसिटर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडक्टिव लोड के अंदर तो वोल्टेज और करंट हमारी वोल्टेज से पीछे चल रही है, लैगिंग वोल्टेज। कैपेसिटर ने क्या किया, कैपेसिटर ने लीडिंग करंट दी, ये इंडक्टेंस की करंट है। अगर इंडक्टिव लोड बढ़ता है तो करंट और पीछे हो जाती है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकल के आता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकल के आता है। लेकिन दूसरी कंडीशन, अब ये वोल्टेज और ये करंट, और कैपेसिटर ने लीडिंग करंट दे दी, और इस करंट और इस करंट का फेजर से होके ही आ गया। तो पहले तो एंगल ये वाला था I1, अब इन दोनों का रिजल्टेंट होकर ये इस तरह से आ गया, तो ये दूसरा एंगल हो गया I1, मतलब एंगल को कम कर दिया, कैपेसिटर ने एंगल कम कर दिया, तो पावर फैक्टर को इंप्रूव कर दिया। और कैपेसिटर आपने देखा होगा, जो भी अपने कंट्रोल पैनल्स होते हैं ना, जो भी कॉमर्शियल लोड होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी छोटी मोटी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे 150 किलोवाट तक का लोड रहता है, जैसे पेट्रोल पंप टोल टैक्स, जैसे पेट्रोल पंप टोल टैक्स या कोल्ड स्टोरेज, जो भी 10 किलोवाट से ऊपर के जितने भी लोड होते हैं, कंट्रोल पैनल्स होते हैं, उसके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टेंस के बैंक लगे रहते हैं, कि अगर पावर फैक्टर लो होता जा रहा है तो कैपेसिटर को स्विच ऑन कर देते हैं, तो पावर फैक्टर इंप्रूव होता है, यूनिटी तक हो जाता है। अगर पावर फैक्टर कभी भी यूनिटी से ज्यादा नहीं जा सकता, अगर पावर सपोज कीजिए पावर फैक्टर अगर यूनिटी से ज्यादा हो गया, अगर KW की वैल्यू KVA से ज्यादा हो गई, तो जाहिर सी बात है पावर उल्टी फ्लो हो जाएगी, लोड सोर्स हो जाएगा, सोर्स लोड हो जाएगा, लोड से सोर्स की तरफ पावर उल्टी फ्लो होने लग जाएगी, गंगा उल्टी बहने लग जाएगी। ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। अगर ऐसा ही होता तो फिर मतलब क्या था, लोड से सोर्स की तरफ पावर फ्लो नहीं होगी, पावर हमेशा सोर्स से लोड की तरफ फ्लो होती है। अगर पावर फैक्टर यूनिटी से ज्यादा हो जाता है तो पावर लोड से सोर्स की तरफ जाएगी। तो इसलिए कोई हमेशा
पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू यूनिटी हो, मिनिमम वैल्यू है 0 से और 1 तक, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग कंडीशन पे रहता है, लीडिंग कभी नहीं होता है, यूनिटी तक आ जाता है। अब ये तो कैपेसिटर लगाकर तो हमने इंडस्ट्रियल जो कॉमर्शियल और डोमेस्टिक जो घरेलू और जो व्यवसायिक जो जितने भी लोड होते हैं ना, उनमें तो हम कैपेसिटर से काम चल जाता है, ठीक है। कैपेसिटर थोड़ा बहुत पावर फैक्टर का फ्लक्चुएशन आता है तो पावर तो वो प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रीज में जाते हैं जहां मोटर जनरेटर सेट्स होते हैं, ड्राइव सिस्टम होता है, और भी कई सारी मशीनें लगी रहती हैं, और जिनमें लोड भी बहुत ज्यादा हैवी होता है, इंडक्टिव लोड रहता है। अब लोड अपने क्या कई कैटेगरी के होते हैं, ये तो मैंने बताया था, आर लोड, आर एल लोड, एक लीनियर लोड होते हैं, नॉन लीनियर लोड भी होते हैं। नॉन लीनियर और जो वो ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं, ये सब नॉन लीनियर लोड की कैटेगरीज में आती हैं, जो हार्मोनिक्स भी पैदा करती हैं। हार्मोनिक्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब इस क्लास के अंदर जो थोड़ी बहुत चीज बची है कि हम अब जो इंडस्ट्रीज में तो क्या काफी मात्रा में रिएक्टिव पावर आएगी ना, इतनी सारी रिएक्टिव पावर, मतलब कहने का मतलब कैपेसिटर ने क्या किया, रिएक्टिव पावर को कंपनसेट किया। तो कम रिएक्टिव पावर थी तो कैपेसिटर ने कंपनसेट कर दिया, ज्यादा रिएक्टिव पावर आएगी तो उसको कैपेसिटर कंपनसेट नहीं कर सकता। कैपेसिटर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती जो रिएक्टिव पावर को कंपनसेट कर सके इतनी सारी। कैपेसिटर के डैमेज होने का पूरा खतरा रहेगा, खतरा क्या, डैमेज ही हो जाएगा पूरी तरीके से। तो अब हमें क्या है कि कैपेसिटर की बजाय सिंक्रोनस मशीन को इस्तेमाल करते हैं, हम सिंक्रोनस मशीन को यूज करते हैं। सिंक्रोनस मशीन क्या करती है, उसको ओवर एक्साइटेड कंडीशन में कर देते हैं। सिंक्रोनस मशीन में दो तरह की वाइंडिंग होती है, आर्मेचर तो होता ही है और उसमें फील्ड वाइंडिंग भी होती है। रोटर पर फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देते हैं, क्योंकि डीसी का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। डीसी सप्लाई की वजह से क्या होता है कि उसमें सिंक्रोनस मशीन में रोटर और स्टेटर दोनों सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करते हैं। तो सिंक्रोनस मशीन को अगर हम ओवर एक्साइटेड करते हैं तो वो जनरेटर हो जाता है, अंडर एक्साइटेड करते हैं मोटर हो जाता है। जनरेटर जस्ट लाइक ए कैपेसिटर और मोटर जस्ट लाइक ए इंडक्टर, ये मान सकते हैं, इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन तो लीडिंग रिएक्टिव पावर देती है और अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन लैगिंग रिएक्टिव पावर देती है। आप समझना इस बात को, इसको कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझना कि अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन एज ए मोटर, सिंक्रोनस मोटर, और ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर। अगर एक्साइटेशन वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग को जो डीसी सप्लाई होती है वो ज्यादा दे देते हैं तो ओवर एक्साइटेड, कम दे देते हैं तो अंडर एक्साइटेड। अंडर एक्साइटेड जस्ट लाइक अंडर एक्साइटेड मोटर और जस्ट लाइक इंडक्टर, और ओवर एक्साइटेड जनरेटर जस्ट लाइक ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर तो वहां हम सिंक्रोनस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। सिंक्रोनस मशीन पावर फैक्टर को इंप्रूव करती है, तो पावर फैक्टर को हम इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। और अपना जो लोड का फ्लक्चुएशन आता है जिसकी वजह से पावर फैक्टर वेरी करता है, तो हमें इस तरह से अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। आज का टॉपिक यही था, पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव किया जाए, पावर फैक्टर होता क्या है और उसके क्या क्या नुकसान है, ये सारी बातें हमने आज इसमें डिस्कस की। और नेक्स्ट क्लास में हम हार्मोनिक्स के बारे में बात करेंगे।